तो मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? जी जी हो सर, रही हो है। रही है। जी जी जबरदस्त। विजिबल है। अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एओफिशिया स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नंबर 1 ट्रेडिंग एंड करेंसीज पढ़ रहे थे। और हमने ये वाली क्लॉज जो है पार्शियल पोजेशन, ये लास्ट टाइम पढ़ी थी। हम इसी को रीकैप करके इंशाल्लाह हम फिर आगे पढ़ते हैं। तो पार्शियल पोजीशन के अंदर ये है कि जब आप एक्सचेंज ऑफ करेंसीज जो है वो कर रहे हो, या ट्रेडिंग इन करेंसीज हो रही हो, तो अ, यानी इस तरीके से है कि आपके पास $1,000 है, और 1,000 की जो कन्वर्जन की जो पीकेआर बनती है तो वो आपने फुल देनी है। लेकिन अगर आपने $1,000 लिए और उसकी जो अगेंस्ट में जो पीकेआर दिए वो से के इक्वलेंट है 500 के, तो फिर आपकी जो ट्रांजैक्शन है ना वो अप टू $500 तो वैलिड होगी। उसके बाद वाली ट्रांजैक्शन चूंकि वो उसके अंदर इमीडिएट उसकी डिलीवरी नहीं है, तो उस वैल्यू तक वो, यानी फर्स्ट वाले $500 तक वैलिड रहेगी और बाद वाले $500 के लिए वो इनवैलिड होगी। तो ये इस क्लॉज के अंदर हमने इसको पढ़ा था कि करेंसी एक्सचेंज इज वैलिड ओनली अप टू द पोजेशन अमाउंट, यानी जिस अमाउंट तक की पोजेशन हुई उस तक तो वो करेंसी एक्सचेंज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है, और उससे ऊपर वैलिड नहीं है। ये यहाँ से एमसीक्यू के अंदर भी आती है ये क्लॉज, इसलिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगली क्लॉज है कि अंडरटेकिंग टू सेटल इन अ डिफरेंट करेंसी ऑन स्पॉट रेट। अंडरटेकिंग टू सेटल एंड अ डिफरेंट करेंसी, इसका मतलब यह है कि बाज दफा आपकी कोई डेट होता है, या कोई इस्लामिक फाइनेंस के अंदर हम बात करें तो कोई आपने क्रेडिट के ऊपर चीज सेल की हुई होती है, और से कि उसका जो पीकेआर में अंदर मुझे अमाउंट मिलनी है, तो वो जो मैं अपना रिसीवेबल लिखूंगा वो पीकेआर के अंदर लिखूंगा, और डेफिनेटली आप पी पेबल लिखेंगे तो पीकेआर के अंदर लिखेंगे। लेकिन क्या ड्यू डेट के ऊपर आप डॉलर में पे कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट डेट के ऊपर जिस दिन आप पेमेंट कर रहे होंगे उस दिन का जो कन्वर्जन रेट है वो आप अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो एमसीक्यूज बन के आता है वो इसी तरीके से आता है कि भाई कन्वर्जन रेट किस दिन का अप्लाई होगा। तो कन्वर्जन रेट जिस दिन पेमेंट रिसीव हो रही है उस दिन का होगा। अगर आपको ये कहें कि जो कॉन्ट्रैक्ट डेट का जो होगा वो होगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट का रेट होगा, या पेमेंट डेट का होगा, तो एक्चुअली जिस दिन पे पेमेंट मेड हो रही है, पेमेंट हो रही है, उस दिन का जो मार्केट रेट है या कन्वर्जन रेट है वो अप्लाई हो रहा होगा, और उसके ऊपर जो है वो हो रहा हो। तो इसको डिफरेंट तरीके से बन के ये क्वेश्चन आता है कि इस तरीके से भी आता है कि जो डेट की सेटलमेंट है वो डिफरेंट करेंसी में हो सकती है या नहीं हो सकती। तो पहली बात तो यह है कि हो सकती है। अब फिर आगे डिटेल है, जब हो सकती है तो रूल क्या होंगे। रूल सिंपल है कि जो सेटलमेंट डेट है उस डेट के ऊपर जो करेंसी का रेट है, तो ये बेसिक बात है। इट इज परमिजिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड कस्टमर टू एग्री एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन सच एज मुरहाबा। अब ये तो एग्जांपल के तौर पे दिया ना मुरहाबा, ये कोई भी, अब कोई भी चीज हो सकती है। That the payment shall made in another currency applying the spot exchange rate on the day of payment। तो ये जो एग्रीमेंट है उनका, ये एडवांस में भी हो सकता है, यानी जब सेल हो रही है, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट पे भी हो सकता है। ये एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि पहले ही हो। और इसी तरह अगर ये यहाँ पे सेल की एग्जांपल दी हुई है मुराबा की, अगर ये जो है लोन था, तो लोन में भी यही मामला होगा। और हम मेरे ख्याल से ये डिस्कस कर चुके थे कि लोन और डेट में फ़र्क क्या है। फ़र्क सिर्फ ओरिजिनेशन का है, और बाकी जो रूलिंग है वो लोन और डेट के लिए फिर सेम ही है। तो ये यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया। फिर है कि एजेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। तो पहली बात कि क्या एजेंट जो है वो करेंसी एक्सचेंज के अंदर उसको अपॉइंट किया जा सकता है कि आप उसे कहें कि आप एक एजेंट मुकर्रर करें कि वो आपके बिहाफ पे करेंसी एक्सचेंज का कांटेक्ट करें। तो एजेंसी का शेयर स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे, या जिन्होंने पढ़ा है उनको ये बात क्लियर होगी कि एजेंसी
और उस मामले में की जा सकती है कि जहां पे जिस काम को करने की या जिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को करने की प्रिंसिपल जो है वो खुद अहलियत रखता है, तो उसके ऊपर वो एजेंसी भी मुकर्रर कर सकता है। तो यहाँ भी यही मामला है कि करेंसी एक्सचेंज प्रिंसिपल जो है वो खुद कर सकता है, तो इसलिए वहां पे एजेंट भी रख सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मामला पोजेशन का है, तो इसलिए पोजेशन से रिलेटेड यहाँ पे इस एजेंट को या इस एजेंसी के लिए कुछ मखसूस जो है वो कंडीशन भी हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि इट इज परमिजिबल टू अपॉइंट एन एजेंट टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अ करेंसी विद द ऑथराइजेशन, यानी ये एडिशनल बात लिखी है कि विद द ऑथराइजेशन टू टेक पोजेशन एंड डिलीवर द काउंटर वैल्यू। क्यों? कि जब वो ट्रांजैक्शन कर रहा होगा तो करेंसी एक्सचेंज के अंदर मामला क्या है कि आपने जो पोजेशन है वो क्या देनी है, एट स्पॉट देनी है। तो उसके पास फिर ये ऑथराइजेशन होनी चाहिए कि वो जो है वो पोजेशन जो है वो दे भी, यानी जो करेंसी वो सेल कर रहा है वो दे, और फिर इसी तरह वो पोजीशन ले भी जिसकी वो परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे ये मामला है कि पहली बात कि एजेंसी परमिजिबल है, लेकिन उसके साथ ऑथराइजेशन होनी चाहिए उसको, पोजेशन की भी और डिलीवरी की भी। तो यही क्लॉज जो है वो कंटिन्यू हो रही है कि इट इज परमिजिबल टू अपॉइंट एन एजेंट टू सेल करेंसीज, और वो ऊपर तो था कि विद अथराइजेशन, और यहाँ पे कह रहा है विदाउट अथराइजेशन की भी इजाजत है। किस सूरत में? विदाउट अथराइजिंग हिम टू टेक पोजेशन ऑफ द सोल्ड अमाउंट, के वो टेक पोजेशन ऑफ द अमाउंट सोल्ड, प्रोवाइडेड द प्रिंसिपल or another agent take possession at the closing of the transaction before the principal parties are dispersed। अब इसके अंदर वो ये कह रहा है कि आप उस मामले में आप जो है ना उसको एजेंट मुकर्रर कर सकते हैं कि वो डील तो कर ले लेकिन पोजेशन या डिलीवरी ना करे। लेकिन उस सूरत में जो प्रिंसिपल खुद है वो, या कोई दूसरा एजेंट, ये जो पोजेशन और डिलीवरी वाला मामला है वो जो ट्रांजैक्शन करने वाली पार्टीज हैं उनके डिसबर्स होने से पहले ये पोजेशन वो ले कर लें। तो दैट्स मीन के पोजेशन हो रही है लेकिन उस एजेंट के थ्रू नहीं हो रही। पोजेशन और डिलीवरी के लिए कोई और जो है वो या तो एजेंट है या प्रिंसिपल खुद है। तो इसके अंदर मामला क्या है कि वो क्या कर रहा है, जो एजेंट मुकर्रर किया गया है वो डील तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन डिलीवरी और पोजेशन जो है वो कोई और ले रहे हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही ले रहे हैं जब वो एजेंसी एक्सचेंज का हो रहा है। तो इसके अंदर ये वाला मामला है। तो ये एमसीक्यू देखें दो तरह से बन सकता है कि परमिजिबल है कि वो करे, विद ऑथराइजेशन भी परमिजिबल है, विदाउट ऑथराइजेशन भी परमिजिबल है, यानी विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ पोजेशन। लेकिन जब वो विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ पोजेशन होगा तो उस सूरत में जो मेन पार्टीज हैं जिनके दरमियान कॉन्टैक्ट हुआ, यानी एजेंट और फिर, यानी यहाँ पे तो मेन पार्टीज वो होगी ना, जो जो एजेंट है जिसने डील की, और फिर दूसरी तरफ जो पार्टी है तो वो मेन पार्टीज हो जाएंगी एक लिहाज से। तो इट इज परमिजिबल टू अथराइज टेकिंग possession of the counter values after the execution of the contract of currency exchange, provided such possession is completed by the authorized agent at the closing of the transaction before the principal parties are dispersed। अब ये उसका उलट मामला है ऊपर वाले का कि जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो तो दोनों साइड पे जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल पार्टीज हैं उनके दरमियान हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने कर लिया लेकिन डिलीवरी या पोजेशन, ठीक है, डिलीवरी या पोजेशन वो प्रिंसिपल पार्टीज ने नहीं की, बल्कि उसके लिए उन्होंने एजेंट मुकर्रर किए। तो किसी एक ने किया या दोनों ने किए। तो लेकिन उनके बिछड़ने से पहले, यानी प्रिंसिपल के पार्टीज के बिछड़ने से पहले उनके एजेंट ने जो डिलीवरी भी कर दी और पोजेशन भी ले ली, या उनमें से कोई एक चीज कर ली। तो ये पहले वाले क्या, तो इस तरह भी होता है। असल में बस इंश्योर ये करना चाह रहे हैं कि एक मामला है डील का होना, कॉन्ट्रैक्ट का होना। अब कॉन्ट्रैक्ट की फिर कंप्लीट होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए डिलीवरी है। तो दो एक लिहाज से देखें तो डिफरेंट मामला आते हैं। तो पहले वाले मामले में जो डील है वो एजेंट कर रहा है, और जो पोजेशन और डिलीवरी है वो प्रिंसिपल कर रहा है।
या दूसरा वकील कर रहा है। दूसरे वाले मामले में जो डील है वो प्रिंसिपल खुद कर रहा है, और लेकिन जो है वो, जो उसकी डिलीवरी एंड पोजीशन है वो एजेंट के थ्रू हो रही है। तो इंश्योर ये किया जा रहा है कि चूंकि यहाँ स्पॉट वाला मामला है, तो मामला स्पॉट पे हो जाए। तो इसकी बेसिकली बेसिस भी दी हुई है यहाँ पे, एजेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। तो ये श्रिया बेसिस के अंदर से है, इसको पढ़िएगा तो ये इसके अंदर से मामला और क्लियर होंगे। अब है यूज ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यूज ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि अब करेंसी एक्सचेंज के अंदर बहुत सी जो मॉडर्न सिस्टम है, जिसके अंदर कार्ड्स भी हैं। बाज़ दफ़ा आप कार्ड्स के थ्रू, जो जिसके अंदर आपकी जो लिमिट अप्रूव हुई है वो पीकेआर के अंदर है, उसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं। बाज़ दफ़ा आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, या बाज़ दफ़ा आप किसी और जो है ना वो मामले के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे इन मीन्स का मतलब है। तो बायलैटरल contracting between two parties at different remote places using modern communication means has the same juristic consequences as execution of the contract and one and same place। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है और ये डिफरेंट यहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात है, तो बाज दफा आपका जो कॉन्टैक्ट है वो किस तरीके से हो रहा है, थ्रू ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा होता है। फिर बाज दफा जो है वो ये कम्युनिकेशन किसी एसएमएस के थ्रू हो रही होती है, बाज दफा ये ईमेल के थ्रू हो रही होती है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो है इस तरीके से दो लोग रिमोट प्लेसेस पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो मामलात करते हैं, तो वो कह रहा है कि शरीयत की नज़र में इसका जो कंसिक्वेंसेस हैं, कंसिक्वेंसेस का मतलब यह है कि जो आपकी लाइबिलिटीज उसकी उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्रिएट होती हैं, या जो आपको राइट मिलते हैं, तो उनकी जो सेम रूलिंग है जो आप एक फिजिकल जो है वो आमने सामने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके ऊपर एक एओफी का डिटेल शेयर स्टैंडर्ड भी आगे चल के आएगा, शायद उसका नाम ही ऑनलाइन ट्रेडिंग है या ऑनलाइन इस तरह का कुछ उसका नाम है। तो उसके अंदर इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, और उसके अंदर वो जब हम पढ़ रहे होंगे तो वो हमें क्लियर कर रहा होगा कि असल जो मामला है ना, असल मामला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। तो वो किसी भी किस तरीके से आप करें, तो उसके लिए फिजिकली पार्टीज का मौजूद होना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी ऑफर को कम्युनिकेट करना है। तो उस्ताद सलीम साहब अपने माइक को म्यूट कर लें प्लीज। अगर कोई इशू है तो बताएं, और जैसे हमने बात की हुई है कि क्वेश्चन तो हम क्या ले रहे होंगे, एट द एंड ले रहे होंगे, तो हौसला रखें थोड़ा सा। और अगर वैसे ही अनम्यूट किया है तो क्यों किया है, क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, ऐसे नहीं करें। तो मॉडर्न कम्युनिकेशन मीन्स हैज द सेम ज्यूरिस्टिक consequences एज एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड वन एंड सेम प्लेस। अब ये जो है वो ज्यूरिस्टिक ओपिनियन है, और ज्यूरिस्ट का ओपिनियन है डेफिनेटली। और उन्होंने मॉडर्न कम्युनिकेशन के ऊपर ये अपनी जो है वो इंटरप्रिटेशन दी हुई है। इसकी कुछ हद तक डिटेल यहाँ पे भी दी हुई है। उन्होंने इस्लामिक फिक एकेडमी की रेजोल्यूशन की भी बात की हुई है, और जैसे हमने कहा कि इसके ऊपर डिटेल शेयर स्टैंडर्ड भी है, हम उसके अंदर वहाँ पे चीज़ें पढ़ रहे होंगे कि ऑफर कैसे होती है, फिर उसकी एक्सेप्टेंस कैसे होती है, और जो बीच में टाइम लैग होता है उसको किस नज़र से देखा जाता है। तो ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो एन ऑफर मेड पर स्टेटेड पीरियड, ये बेसिकली ऑनलाइनिंग की बात हो रही है। एन ऑफर मेड फॉर अ स्टेटेड पीरियड विच इज ट्रांसमिटेड बाय वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रिमेन्स बाइंडिंग ऑन द ऑफर ड्यूरिंग दैट पीरियड। यानी बाज दफा आप जब ऑफर भेजते हैं, स्टेटेड पीरियड का मतलब यह है कि ये मेरी ऑफर एक दिन के लिए वैलिड है, 2 दिन के लिए वैलिड है, 3 दिन के लिए वैलिड है। तो कोई भी जो स्टेटेड पीरियड होगा, तो वो कहता है कि वो एक दफा आपने मैसेज चला दिया, यानी किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, या बाकी किसी भी चैनल के थ्रू आपने, इवन जो है वो थ्रू लेटर या इस तरह के मामलात में भी हो सकता है, तो वो एक दफा आपने भेज दिया, which is transmitted by one of the prescribed means of communication remains binding on the offerer during that period। इसका मतलब ये है कि फर्ज क्या, उसने कहा कि ये मेरी ऑफर 3 दिन तक वैलिड है। अब उसने 3 दिन का पीरियड दे दिया, अब 3 दिन से पहले इस ऑफर को वो रिवोक नहीं कर सकता, विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे स्टेटेड पीरियड उसने एक टाइम फ्रेम दे दिया। और आपने देखा होगा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि इवन मुदारबा के अंदर जब टर्म टर्म की बात आती है कि वो
तो वो क्या बन जाता है, बाइंडिंग मुदारबा बन जाता है। इसी तरह इजारा वाले मामले में आप देखते हैं वहां पे भी टेन्योर है और बाकी चीजें हैं, तो यहाँ पे भी जो अब स्टेटेड पीरियड है तो उसकी वजह से क्या बाइंडिंग हो गया है, उसकी ऑफर बाइंडिंग हो गई है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड अनटिल एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। तो लेकिन ये नहीं है कि उसने ऑफर दी तो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट तो तब ही कंप्लीट होगा जब उसकी एक्सेप्टेंस आएगी। एंड टेकिंग पोजेशन ऑफ द काउंटर वैल्यूज इधर एक्चुअल आर कंस्ट्रक्टेड बाय बोथ पार्टीज हैज टेकन प्लेस। तो यहाँ पे चूंकि मामला किसका है, करेंसीज का है, और करेंसीज के अंदर जो है वो ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ साथ आपने पोजेशन देनी भी है, और इसी तरह थोड़ी डिलीवरी देनी भी है और पोजीशन भी लेनी है। तो इसलिए फिर वो कह रहा है कि ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ साथ जो पोजेशन ऑफ काउंटर वैल्यूज है वो इधर एक्चुअल हो और कंस्ट्रक्टिव हो बाय बोथ पार्टीज हैज टेकन प्लेस। तो ऑफर दे दी, ऑफर कब तक वैलिड रहेगी, या कब तक बाइंडिंग रहेगी, अगर आपने कोई स्टेटेड पीरियड दिया है तो वो बाइंडिंग रहेगी। और जब उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तब होगा जब उसकी एक्सेप्टेंस आ गई, प्लस आपने जो काउंटर वैल्यू है उसके ऊपर दोनों पार्टीज ने क्या कर ली, पोजेशन कर ली। इसके ऊपर भी फर्दर डिटेल आएगी कि जहाँ पे टाइम स्टेटेड नहीं है वहाँ पे क्या होगा और बाकी मामला, लेकिन ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के अंदर इसकी ठीक ठाक डिटेल है, तो वो हम पढ़ रहे होंगे। अब है बायलैटरल प्रॉमिस। तो इसके ऊपर भी एक शेयर स्टैंडर्ड मौजूद है, उसके अंदर चीजें डिटेल में हो रही होंगी। उसका नाम है यूनिलैटरल एंड बायलैटरल प्रोमिसेस। तो यहाँ पे बायलैटरल की बात हो रही है, और हमने मल्टीपल जगहों पे पढ़ा है कि बायलैटरल प्रॉमिस जो है वो क्या होता है कि रिजेम्बलेंस है किसके साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो नॉर्मली बायलैटरल प्रॉमिसेस जो है वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो नॉर्मली उनको अलाउ नहीं किया जाता, यूनिलैटरल को किया जाता है। बल्कि बायलैटरल प्रॉमिस जो कि बाइंडिंग हो उनको अलाउ नहीं किया जाता। अब बायलैटरल प्रॉमिस टू परचेज एंड सेल करेंसीज इज फॉरबिडन इफ द प्रॉमिस इज बाइंडिंग। जैसे इसने यहाँ पे भी बात कर दी कि भाई बायलैटरल प्रॉमिस जो है ना, तो वो जब बाइंडिंग होता है तो वो किसके रिजेम्बलेंस हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के रिजेम्बलेंस हो जाता है। और ये एक एक जनरल बात है, ये सिर्फ यहाँ नहीं लिखी, ये आपको बहुत जगहों और पे भी मिलेगी। इवन इजारा में मिलेगी, डीएम के अंदर मिलेगी, और बाकी जगहों में मिलेगी, मुराहबा में मिलेगी। तो ये एक जनरल बात है, हर जगह आपको मिलनी होगी। लेकिन तो बायलैटरल प्रॉमिस अगर बाइंडिंग है दोनों साइडों से, दोनों पार्टीज के लिए, तो उस सूरत में उसकी पर जो है वो जो है वो फॉरबिडन है, यानी इम्परमिसिबल है। इवन फॉर द पर्पज ऑफ हेजिंग अगेंस्ट करेंसी डीवैल्यूएशन रिस्क। बेशक वो करेंसी की डीवैल्यूएशन रिस्क के लिए, यानी हेजिंग एज अ सिक्योरिटी के तौर पे आपने उसको रखा, तो उस हाउएवर अ प्रॉमिस फ्रॉम वन पार्टी इज परमिसिबल इवन इफ प्रॉमिस इज बाइंडिंग। लेकिन एक पार्टी, और नॉर्मली होता है ऐसे ही है कि एक पार्टी की तरफ से वो मामला होता है, और दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन होती है कि वो उसको उसकी इस ऑफर को या उसके उस प्रॉमिस को जो है वो उसके ऊपर वो एक्शन करे या नहीं करे। यानी एक पार्टी ने कहा कि मैं आपसे परचेज करूंगी, तो ये उसका बाइंडिंग मामला है। दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो उसको सेल करे या ना करे। तो इसी तरह एक पार्टी कह रही है सेल करूंगी, तो दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन होती है कि वो उसे परचेज करे या ना करे। तो ये है कि नॉन बाइंडिंग, कि एक की तरफ से तो अगर वो जो जिसने कहा था मैं सेल करूंगा, तो अगर जिसको कहा था कि आप मुझसे परचेज करेंगे या मैं आपको सेल कर, अगर वो लेने आएगा तो उस सूरत में ये इनकार नहीं कर सकता, ये बाइंडिंग है इसका मामला। लेकिन वो दूसरे वाला उसकी मर्जी हो तो वो लेने आ सकता है ना, वो अगर ना भी आना चाहे तो उसको पाबंद नहीं किया जा सकता। इस लिहाज से तो यहाँ पे भी करेंसीज में भी वही जनरल बात ही है कि बायलैट वो बायलैटरल प्रॉमिस क्योंकि दोनों पार्टीज की तरफ से बाइंडिंग हो तो उसको जो है वो अलाउड नहीं है, इवन के वो करेंसी। तो इसकी जो प्रोहिबिशन है उसके अंदर भी आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला है कि फ्रॉम टू पार्टीज आर इक्विवेलेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी रिजेम्बलेंस वाली जो बात है, खैर इसको डिटेल में पढ़िएगा। तो बायलैटरल प्रॉमिस जो है वो अलाउड नहीं है। फिर है पैरेलल परचेज एंड सेल ऑफ करेंसीज। ये कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि हाइपोथेटिकल तरह की एक स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो ये है कि पैरेलल परचेज एंड सेल ऑफ करेंसीज, पैरेलल परचेज एंड सेल ऑफ करेंसीज इज नॉट परमिसिबल एज इट इनकॉर्पोरेट्स वन ऑफ द फॉलोइंग इनवैलिडेटिंग फैक्टर्स। वो कह रहा है पैरेलल परचेज जो है एंड सेल ऑफ करेंसीज अलाउड नहीं है। तो पैरेलल क्या चीजें दो अलाउड है वो तो हम पढ़ेंगे, या जिन्होंने पढ़ी है, कि पैरेलल सलम भी अलाउड है, पैरेलल इस्तिस्ना भी किया, लेकिन वो तो कोई और मामले थे। तो करेंसी सलम की तो ये ऑफिशियल स्टैंडर्ड इजाजत ही नहीं देता।
तो पैरेलल परचेज एंड सेल ऑफ करेंसी इज नॉट परमिसिबल। तो इसके अंदर वो कह रहा है ये जो बिलो है ना, ये खराबियां पाई जाती हैं। देयर इज नो डिलीवरी एंड रिसिप्ट ऑफ द टू काउंटर करेंसीज बॉट एंड सोल्ड एंड दस द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट टू अ डेफर्ड सेल ऑफ करेंसी। तो वो कह रहा है कि इसके अंदर कोई भी किसी भी एक पार्टी की तरफ से जो करेंसीज है जो बेची जा रही हैं, तो एक मामले में बेची जा रही होती है और दूसरे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई खरीदी जा रही होगी, तो इसकी जो एक्चुअल जो है ना, वो कह रहा है कि कोई रिसिप्ट या डिलीवरी होती नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक डेफर्ड सेल ऑफ करेंसी है बेसिकली। ये जिस मार्केट के अंदर होते हैं, कन्वेंशनल मार्केट के अंदर, तो वो होता ये है कि फिर जो फ्यूचर की डेट होती है, जिस पे कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही होती है, तो उस पे जो है ना, उस पे भी एक्चुअल सेल नहीं हो रही होती, बल्कि वो जो डिफरेंस है ना, उसके ऊपर फिर जो है वो जो है वो कोई सेटलमेंट हो रही होती है कि जिस एक पार्टी दे रही होती है या दूसरी पार्टी रिसीव कर रही होती है। तो इस मामले में ये चीजें इस तरीके से, मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ करेंसी एक्सचेंज कंडीशनल ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, कि भाई इसमें इस तरह की बात होती है कि मैं आपको तब सेल करूंगा जब आप अपनी करेंसी मुझे सेल करोगे। तो ये एक मामला दूसरे के ऊपर क्या है, कंडीशनल है। A bilateral promise that is binding on both parties to the contract of currency exchange and this is not permissible। ये ऊपर हम जो है ना वो bilateral promise जो कि बाइंडिंग हो, तो उसकी बात पढ़ के आगे हैं। तो इसमें कहता है इस तरह की खराबियां हैं, इस वजह से ये अलाउड नहीं है। पैरेलल परचेज एंड सेल ऑफ करेंसीज, एक मोटी बात याद कर लें पेपर के लिहाज से, कि ये अलाउड नहीं है। गारंटीज अगेंस्ट करेंसी रेट फ्लक्चुएशंस, मुदारबा एंड मुशारका, ये वो क्लाज है जो आप मुदारबा पढ़ रहे होंगे वहां आ रही होगी, मुशारका पढ़ रहे होंगे वहां आ रही होगी, मुशारका की डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे होंगे वहां आ रही होगी। तो ये एक जनरल क्लाज है। जनरल में इसलिए कह रहा हूँ कि हर जगह आपको मौजूद मिलेगी, इसको अच्छी तरह समझना बड़ा जरूरी है। इट इज नॉट परमिसिबल, इस चीज की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, फॉर वन ऑफ द पार्टनर्स एंड मुशारका और मुदारबा टू बी अ गारंटर फॉर द अनदर पार्टनर, ओके, टू प्रोटेक्ट द लेटर from the risk of dealing in currencies. However, it is permissible for a third party to volunteer being a guarantor for that purpose, provided this guarantee is not stated in the contract। देखिए, जब हम वो मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा या जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें तो देखें दो बातें, कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी गारंटी नहीं दे सकता। इन्वेस्टमेंट की गारंटी क्या होती है कि भाई अगर आपको लॉस हुआ तो आपका लॉस मैं रिकवर कवर करूंगा। अब इसका मतलब ये है कि जब ये हो जाए तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के जो जो कैपिटल है उसको रिस्क फ्री कर रहा है। अब रिस्क फ्री जब करेगा तो मामला रिबा की तरफ चला जाएगा। लेकिन वहां पे भी है कि अगर कोई थर्ड पार्टी वॉलेंटरली वो करना चाहे, तो वो थर्ड पार्टी की तरफ से वो क्या होगा, वो हिबा होगा। और वहां पे पर हमें एक एडिशनल चीज भी लिखी जाती है कि अगर वो थर्ड पार्टी चूंकि वॉलंटियर है, वो विड्रॉ कर जाती है, तो वो पार्टनर फिर इस वजह से कह के वो भी विड्रॉ नहीं कर रहा होगा कि भाई मैं तो आया ही उस गारंटी की वजह से था, अब वो गारंटी निकल गई तो मैं भी जा रहा हूँ। तो इस चीज की अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो स्पेसिफिक बात हो रही है वो ये हो रही है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ये गारंटी नहीं देगा कि करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से आपका जो कैपिटल जो जो आपका शेयर है उसके अंदर जो डीवैल्यूएशन होगी, मैं उसकी गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ पे भी एक लिहाज से वो उसको रिस्क फ्री करने वाली बात कर रहा है, तो ये क्या है, प्रोहिबिटेड है। लेकिन यहाँ पे भी वो ये कह रहा है कि अगर वो थर्ड पार्टी आपको ये गारंटी करे, क्या कोई थर्ड पार्टी ये गारंटी करे, तो उस सूरत में ओके अलाउड है। तो ये क्लास जो है इसको इसको अच्छी तरह समझिएगा, ये बार बार आएगी। यहाँ पे स्पेसिफिक करेंसी के मामले पे आ रही है, और अदरवाइज जो है वो प्रॉफिट और बाकी लिहाज से भी आएगी। सेटलमेंट ऑफ डेट, an exchange of amount denominated in currencies that are debt established as an obligation and the debtor is permissible। An exchange of amounts denominated in currencies that are debt established as an obligation and the debtor is permissible if this result in settlement of the two debt in place of a bilateral exchange of currencies and the fulfillment of the obligation in the respect of these debt। This cover the following cases। तो ये इस तरीके से है कि जो सेटलमेंट ऑफ डेट है, तो कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की कोई पेमेंट करनी है, तो जो है वो पेमेंट अगर डिफरेंट करेंसीज के अंदर है, तो उसकी जो है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर जाके जो उसके अंदर एक सेटअप वाला मामला होगा, तो
उसको है, तो इसके जो केसेस हैं उसको हम देखते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ टू डेट्स व्हेन वन पार्टी ओज एन अमाउंट फ्रॉम द अदर पार्टी डिनोमिनेटेड इन से दिनार, and the other party owes an amount from the first party dominated in say dirham. In this context, both may agree on the rate of exchange between the dinar and the dirham in order to extinguish the debts wholly or partially. This type of transaction is known as al muqasa. तो ये सेटअप का जो स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये क्लास बड़े डिटेल में ये चीजें आएंगी। यहाँ तो सिर्फ बेसिक बात है कि भाई मैंने आपके डॉलर देने, आपने मेरे पीकेआर देने। तो अब हम इसकी अगर सेटलमेंट करना चाहें तो इसको सेटअप कहते हैं, सीधी सी बात है। अब क्या है कि हम कैसे करेंगे कि भाई मैंने आपके 300 डॉलर देने और आपने मेरे 300 रुपए देने, तो भाई अब 300 के साथ कैंसिल हो गए? नहीं, बल्कि क्या होगा कि मार्केट रेट देखा जाएगा, किस रेट के ऊपर जिस दिन आप ये सेटलमेंट कर रहे हैं, तो उसके उसके मुताबिक जो है वो मैंने आपके 300 पीकेआर देने हैं और आपने मेरे 300 डॉलर देने। तो फिर जो है अगर डॉलर का रेट 300 है तो आप मुझे बाकी कितने डॉलर देंगे? 299 डॉलर देंगे। तो 1 रुपया कट गया भाई। ठीक है, पाकिस्तानी रुपया इतना ही का ही है भाई। The creditors make payment of the debt due to him in a currency different from that on which the debt was incurred, provided the settlement is effected on a spot transaction at the spot exchange rate on the day of settlement. अब ये क्लास ऊपर गुजर चुकी है और हमने इसको एक्सप्लेन किया है। वही है कि भाई जिसने आपकी पेमेंट करनी है, वो जिस दिन कर रहा है वो डिफरेंट करेंसी के अंदर कर रहा है, तो उस दिन क्या होगा भाई, आपकी जो पेमेंट है उस दिन देखेंगे उसका दूसरी जो करेंसी है उसका इक्विवेलेंट रेट क्या बन रहा है, उस रेट के ऊपर आप उसको एक्सचेंज कर लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज एंड ट्रांसफर ऑफ मनी। अब ये क्लास भी डिफरेंट जगहों पे हमें आएगी, और शेयर स्टैंडर्ड के अंदर भी। तो यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही है। इट इज परमिजिबल टू एग्जीक्यूट अ फाइनेंशियल ट्रांसफर ऑफ मनी, रेमिटेंस एंड करेंसी डिफरेंस फ्रॉम द प्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट फॉर द ट्रांसफर। अब जो लोग CSWA का एग्जाम दे रहे हैं वो तो उनके लिए ऊपर तो बिल्कुल क्लास सही बैठ रही है। भाई जो है आपने जो फी पे करनी है वो डॉलर में है, आप जो बैंक में लेके जा रहे हैं वो पीकेआर है। तो ये उस मामले का कह रहा है कि क्या फिर वो बैंक आपको ये कहे कि भाई पहले जाएं मार्केट से डॉलर खरीद के आए? नहीं, ऐसे नहीं होगा। बल्कि पहले जो है ना वो बैंक आपके साथ बेसिकली दो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। पहले जो है ना वो आपके साथ करेंसी एक्सचेंज वाला मामला करेगा, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर आपका जो मनी, जो फंड ट्रांसफर है उस थर्ड पार्टी को या थर्ड कंट्री को वहां भेज रहा होगा। तो इसके अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट हैं। जहां तक हम ने एक अगला स्टैंडर्ड जहां में पढ़ा था, जहां पे सब्सिडरी वाला मामला आया था, तो यहाँ पे जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो रेमिटेंस का है। तो इसलिए जो सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट है ना वहां पे, यहाँ पे आपका जो सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वो करेंसी एक्सचेंज का बनता है। बेशक वो पहले हो रहा है लेकिन है सब्सिडरी, यानी असल में उस बैंक के पास आप जब पीकेआर लेके गए तो उस बैंक के पास आप करेंसी एक्सचेंज के लिए नहीं गए, असल में आप रेमिटेंस के लिए गए। तो अब करेंसी एक्सचेंज वाला मामला पहले हो रहा है, तो इस सूरत में अगर वो से के पोजेशन नहीं भी देता आपको, ठीक है ना, तो वो चूंकि ये मामला सेकेंडरी है तो इसमें ये पोजीशन जो है वो माफ हो सकती है। लेकिन ये वाली क्लास इससे थोड़ा सा डिफरेंट हमें कह रही है कि इट इज परमिजिबल टू एग्जीक्यूट अ फाइनेंशियल ट्रांसफर ऑफ मनी इन अ करेंसी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट फॉर द ट्रांसफर। ये एग्जैक्ट वही बात जो मैंने आपको कही कि आपने पीकेआर, आपने डॉलर भेजने थे लेकिन लेके क्या गए, पीकेआर गए। दिस ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ करेंसी एक्सचेंज affected through actual or constructive possession by delivering an amount of a currency that is evidenced by a bank draft। ठीक है। अब तो पहले नंबर पे वो कह रहा है कि इसके अंदर क्या करेगा, सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज होगी, affected through actual or constructive possession by delivering an amount of currency that is evidenced by a bank draft followed by the transfer of the amount। यानी पहले नंबर पे वो कह रहा है कि वो आपको आपके साथ करेंसी एक्सचेंज करेगा, और उसके अंदर वो जो है आप उसको पीकेआर दे रहे होंगे, और हो सकता है कि वो आपको बैंक ड्राफ्ट की सूरत में क्या दे रहा हो, फॉरेन करेंसी की पोजीशन दे रहा हो। लेकिन जो बाद के स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे इस तरीके से वहां पे ये नहीं है, बल्कि उसमें आप पढ़े देखेंगे कि यहाँ पे जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वो रेमिटेंस का है। और ये जो पोजीशन वाला मामला है सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसको इसकी छूट दी जा सकती है। तो मुझे भी जो क्वेश्चन आया था वो यही इसी तरीके से आया था फाइनल के अंदर, लेकिन इस क्लास एक लिहाज से यही थी, मेरे जहन में ये थी। लेकिन बाद में जब मुझे ढूंढा उसको तो
फिर जो मुझे पता चला कि वो इस क्लास से नहीं था, वो जो बाद की मैं बात कर रहा हूँ वो तो जब वो आएगी, और पिछले सेशन में जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम तो मैंने आपको क्लियर किया था। तो इसको इसको देखते हैं। फॉलोड बाय द ट्रांसफर अमाउंट यूजिंग करेंसी दैट इज बॉट बाय द एप्लीकेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ मनी, तो इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू चार्ज अ फी फॉर द ट्रांसफर। यानी वो करेंसी एक्सचेंज के मामले में तो फी चार्ज नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वहां पे तो रेट के अंदर जो है वो बैंक कमा रहा होगा जो भी रेट है। लेकिन एग्रीड रेट के ऊपर जो है मामला हो रहा होगा। सेल का मामला है करेंसी का, तो उसमें कोई फी तो नहीं होती, सेलर कोई ज्यादा से फी तो नहीं लेता। लेकिन जो दूसरा मामला ये कर रहा है वो ट्रांसफर का मामला कर रहा है, तो ट्रांसफर के ऊपर जो है वो बैंक फी चार्ज कर सकता है, और वो आप लोगों को सबको हुई भी है, आप सबको पता है। अभी अभी ताज़ा ताज़ा गम है आपके, तो वो देख लें क्या क्या गम है। कंबाइनिंग करेंसी एक्सचेंज विद लेंडिंग। कंबाइनिंग करेंसी एक्सचेंज विद लेंडिंग अमंग द फॉर्म्स दैट आर नॉट परमिटेड, यानी इस चीज की पहले तो वो कह रहा है कि इजाजत नहीं है, आर नॉट परमिटेड इज द is the customer of an institution entering into a currency trading for an amount of money exceeding the money he owns। यानी आप बैंक के पास गए और आपने कहा मैंने $360 भेजने हैं, लेकिन आपके पास 360 की जो कन्वर्जन है वो, चले 1 लाख रुपया लेते हैं, वो 1 लाख रुपया नहीं था। तो उस सूरत में ये क्या कह रहे हैं कि इस चीज की इजाजत नहीं होगी। किस चीज की इजाजत नहीं होगी? यूजिंग क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड बाय द इंस्टीट्यूशन विच हैंडल द करेंसी ट्रेडिंग, के भाई वो बैंक आपको कहता कि आपके पास 50,000 है या इवन लाख रुपया पूरा नहीं है, तो ये 100 रुपया मैं, लाख रुपया मैं आपको क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ। दस इनेबलिंग द कस्टमर टू इंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन फॉर एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ व्हाट ही वुड अदरवाइज बी एबल टू पे फॉर। तो इस सूरत में जो है वो मामला क्या है कि ये क्यों नहीं लाओ। असल में पहले वाले मामले के अंदर आप क्या कर रहे हैं, करेंसी जो एक्सचेंज है बेसिकली वो क्या है, करेंसी की सेल है ना। अब वो आप उस चीज को ओन ही नहीं कर रहे, यानी करेंसी के मालिक ही नहीं है आप, तो सेल कैसे होगी भाई? इसलिए इस चीज की इजाजत नहीं है। और इसके अलावा और भी मसाइल हैं कि अब मामला ये है कि बैंक आपको लोन दे, और लोन देने के बाद वो जो फी आपसे चार्ज करे, तो वो अगर उस फी को उसने हाई कर लिया तो फिर क्या होगा? तो फिर एक लिहाज से वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड लेंडिंग, वो आपने जो है ये बहुत से स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि सेल्स और लेंडिंग को, सेल और लोन के कॉन्ट्रैक्ट को यकजा नहीं किया जा सकता। तो इस वाली क्लास के अंदर हमें डिफरेंट जो है सिनेरियो से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर वन, कि भाई उसके पास चीज़ है ही नहीं है जो, तो वो करेंसी अपनी बेचेगा कैसे, तो दूसरी खरीदेगा कैसे? और अगर लोन वाला मामला हो रहा है तो फिर लोन और लेंडिंग, सॉरी, लोन और सेल को जमा किया जा रहा है। अच्छा, it is not permitted for the institution to lend the customer a sum of money on the condition that currency dealing must be effected with that institution and not with any other। कि भाई वो उधार इस चीज पे दे, अगर पहले उधार दिया तो फिर क्या हो गया मामला? अब जिसको उधार देते हैं वो मालिक तो बन गया। अब वो मालिक बन गया तो उसके बाद वो करेंसी एक्सचेंज कर सकता है। इस तरीके से इसको देखे। अब लेकिन अगर वो उधार देते हुए ये शर्त लगाए कि आपने करेंसी एक्सचेंज जो है ना वो मेरे थ्रू ही करनी है, तो वो कह रहे हैं इस चीज की इजाजत नहीं है। इफ देयर इज नो सच कंडीशन देन देयर इज नो शरिया प्रोहिबिशन। अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर उसकी कोई शरिया प्रोहिबिशन नहीं है। तो ये बेसिकली टाइमिंग का यहाँ पे इशू है कि पहले वाली जो ऊपर वाली है उसके अंदर टाइमिंग लोन की, और नीचे वाले में लोन की टाइमिंग जो है ना वो डिफरेंट है। इस वजह से थोड़ा सा अगर आपको कहीं हल्का सा कंट्राडिक्शन लग रहा है तो वो टाइम के लिहाज से देखेंगे तो नहीं है। तो ये शेयर स्टैंडर्ड यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। हम इसके क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं कर रहे होंगे। उसकी